सलवार सूट पहनकर जब चंदा अपने कमरे से बाहर आई तो गर्मी की शाम में बाहर आंगन में बैठकर ठंडी हवा का आनंद लेते परिवार के लोगों को आश्चर्य हुआ। निमकी चमक कर बोली, वाह बुआ, आज बहुत खिल रही हैं आप। आज की ताज़ा खबर, कह उसका भाई केशव ठठाकर हंस पड़ा। अखबार परे सरका कर और चश्मे को उतार कर हाथ में लेके बाके ने अपनी 51 वर्षीय बाल विधवा बहन चंदा को ऊपर से नीचे तक घूरा। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। इतना सुनना था कि चंदा का मनोबल टूट गया। वहीं जमीन पर बैठ गई और मैं नहीं रोऊंगी और मैं नहीं रोऊंगी की रट लगाने लगी। अपना काम छोड़कर राधा उठकर अपनी ननद के पास आ बैठी। दीदी, जो जितना दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, जानती हो ना। अपने भैया को ना सही, कम से कम निमकी और केशव को तो तुम झिड़क ही सकती हो। जन्म से गोद में खिलाया है तुमने उन्हें। मम्मी तुम भी, केशव बोला। बुआ बात ही ऐसी करती हैं, कैसी कार्टून सी लग रही हैं। पूरा मोहल्ला हंसेगा। अगर मैं हंस पड़ा तो क्या हुआ? अगर मेरा शरीर तेरी बुआ जैसी छरहरा होता तो मैं भी ये सब पहनती, तब देखती कौन मेरे ऊपर हंसता। राधा बोली, तुम्हारा तो दबदबा है, तुम्हारे ऊपर हंसने की किसकी हिम्मत होगी? बाके बोले। घुटनों में सिर छिपाकर उनकी विधवा बहन सुबुक सुबुक कर रोने लगी। अरे ये सब जानवर हैं, चलो दीदी भीतर चलते हैं, राधा ने कहा। मम्मी, तुम हमेशा से बुआ की तरफदारी करती आई हो, पता नहीं क्यों, केशव बोला। तुम तो शायद मेरे सौतेले हो और तेरी बुआ तो मेरी पेटजनी है। केशव को गुस्से से घूर कर राधा बोली और चंदा को भीतर ले गई। सच बताओ दीदी, तुम्हें क्या सूझा कि सलवार सूट खरीद लिया? कब खरीदा? वैसे फपता है तुम पर। सच कहती हो भाभी? चंदा खिल उठी। स्कूल में सभी टीचर्स पहनती हैं, समा मेरे लिए खरीद कर लाई थी। मैंने बहुत मना किया था पर मानी ही नहीं। वह कहने लगी, आजकल सब चलता है, समय के साथ चलना चाहिए, शुरू में जरूर हिचक लगेगी, सो घर से शुरुआत करनी चाहिए। मुझे पता था भैया नाराज होंगे, पर वे तो हमेशा ही मुझ पर नाराज रहते हैं, कुछ करो या ना करो। ऐसा न कहो दीदी, राधा पति का पक्ष लेकर बोली। उन्हीं की जीत से तुम पढ़ लिख सकी, बीए फिर बीएड कर सकी, स्कूल में टीचर बन सकी, नहीं तो ससुर जी तो बहुत खिलाफ थे इन सब के। हाँ भाभी, यह बात तो है, चंदा को अपने पैरों पर खड़ा करना है, यह भैया की जिद थी। पर कब खड़ा होने दिया उन्होंने मुझे? हर वक्त इतनी ज़्यादा सख्ती, इतना नियंत्रण। उन्हें खुश रखने के लिए मैंने हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनी, कभी क्रीम पाउडर को हाथ तक न लगाया। घर वापस आने में 1 मिनट भी देर नहीं की। शायद मैं अपने पैरों पर खड़ा होना भूल गई हूँ। शायद इस उम्र में मुझे अपनी काबिलियत पर संदेह होने लगा है। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं अकेली अपने पैरों पर खड़ी हो भी सकती हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं है। राधा ने अपनी हम उम्र ननद के सिर पर हाथ रखा। जिंदगी भर गाय बनी रही, एकदम से आधुनिक थोड़े ही हो जाओगी। रही हिम्मत की बात, तो मेरे विचार से अपने भैया को छोड़कर तुम और किसी से नहीं डरती हो। ये क्या कम है? वे पूरा हवा है, तुम जाने कैसे सहती हो उन्हें भाभी। सुना नहीं वे मुझे क्या क्या कहते हैं? भाभी, सच तुम नहीं होती तो मैंने न जाने कब की आत्महत्या कर ली होती। राधा हंसी। सुनो दीदी, औरतों को अपनी अपनी तरह से इन आत्महत्या वाले पलों से गुजरना पड़ता है। जो हार गई वे गई, बाकी जिंदगी की जंग तो अपने अपने ढंग से लड़ती ही रहती हैं। राधा का हाथ पकड़कर चंदा बोली, भाभी आप मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सहारा हैं। इन बच्चों को अपना समझकर कितने लाड से पाला था, पर अब शायद मेरे स्नेह प्यार की उन्हें ज़रूरत नहीं है। लगता है मैं इनके लिए पराई हो गई हूँ। सिर्फ आप ही समझती हैं मुझे, नहीं तो मैं कितनी अकेली हो जाती। राधा
चंदा का हाथ पकड़े थोड़ी देर चुप बैठी रही, फिर बोली, तुम्हारे भैया को हमेशा तुम्हारा डर लगा रहता है था कि कहीं तुम्हारी वजह से उनको शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, इसीलिए तुम पर सख्ती करते रहे। वैसे तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं, शायद करते हों, पर मैं भी कभी संदेह का कोई अवसर आने नहीं दिया है। जानती हूँ, राधा बोली। फिलहाल तुम रात को सलवार सूट पहनकर सो लिया करो। निमकी इतनी बड़ी होकर भी जो स्कर्ट पहने घूमती रहती है, उससे तो ज़्यादा शालीन लगोगी तुम। धीरे धीरे तुम्हारे भैया भी तुम्हारे सलवार सूट के अभ्यस्त हो जाएंगे, तुम्हारी हिचक भी खत्म हो जाएगी। भाभी, यू अप्रूव। खुशी से भर कर बच्चों की तरह चंदा बोली। कोई हर्ज नहीं है, फिर बच्चे तो आधुनिक होते जा रहे हैं और सारी पाबंदी हमारे ऊपर ही क्यों है? जिंदगी भर पाबंदियों में रही हो। अब यदि सलवार सूट से तुम्हें थोड़ी खुशी मिलती है तो आई सेनेटरी अप्रूव। लौट कर राधा ने अपने पति को आड़े हाथों लिया। क्यों जी, क्यों? आप दीदी को हरदम रुलाते रहते हो। सलवार सूट ही तो पहन, कोई बिकनी अंगिया पहन कर तो बाहर नहीं निकली थी। निकलती भी तो तुम उसी का पक्ष लेती। वाकई बोले, हमेशा से देखता आया हूँ, मैं जो भी कहता हूँ तुम उसके खिलाफ झंडा गाड़ कर खड़ी हो जाती हो। मैं परिवार के भले के लिए ही कहता हूँ, यह तुम्हें क्यों नहीं यकीन होता? जब आपके बच्चे, राधा रुकी, थोड़ा हंसी, फिर बोली, जब हमारे 18-19 वर्ष के युवा बच्चे बरमूडा टी शर्ट पहने शाम ढले तक लड़के लड़कियों का ग्रुप बनाए टहलते रहते हैं तो तब भी तुम्ही ने उनका पक्ष लेकर हमारी बोलती बंद कर दी थी कि जमाने के साथ बच्चों को चलने देना चाहिए, नहीं तो उन्हें कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तब आप मान गए थे, तो अब भी मानिए। आजकल मेरी उम्र की औरतें सलवार सूट पहने तो कोई हर्ज नहीं मानता, इससे आधुनिकता ही दिखती है। तुमसे किसने कहा कि मैं आधुनिक हूँ? अब आपके बच्चों ने, जो टीवी में फिल्म नहीं देखते पर दोस्तों के साथ हॉल में फिल्म देखना पसंद करते हैं, जो अपनी बर्थडे पार्टी में केक काटने से कहीं ज़्यादा फिल्म के गाने के साथ मस्त मस्त नाचना पसंद करते हैं। तैश में आई अपनी पत्नी को बाके ने देखा। वे जानते थे कि उन दोनों को ही यह आधुनिकता पसंद नहीं है, लेकिन इस युग की आधुनिकता के बहाव को रोकना भी उनके वश में नहीं है। बात वहीं खत्म करके इरादे से वे बोले, भाई मानना पड़ेगा, ये गाने, ये धुनें, ये विजुअल खून में गर्माहट भर ही देते हैं। राधा बोली, एक हम ही गंवार रह गए। सोच रही हूँ आधुनिक डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ और एक मिनी स्कर्ट खरीद लूँ अपने लिए। क्या तुम्हारे लिए केशव का बरमूडा चलेगा? कहकर राधा जोर जोर से हंसने लगी। एक तरफ इतनी आधुनिकता, दूसरी तरफ इतनी रूढ़िवादिता। राधा को अपने परिवार का यह खिचड़ीवाद कभी समझ नहीं आया, पर घर घर की यही कहानी है। पुराना युग नए युग को पकड़ कर रखना चाहता है और नया युग पुराने युग के सब बंधन काट फेंकना चाहता है। उसके ससुर ने अपने पढ़े लिखे बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू चाही थी, पर उसे एक संकुचित दायरे में बंद कर रखा गया था। उनकी मृत्यु के बाद उसे थोड़ी राहत जरूर मिली थी, पर बेचारी विधवा चंदा कभी भी खुलकर सांस न ले पाई। अब इस उम्र में यदि वह कुछ शौक पूरे करना चाहती है तो क्या बुरा है? हमेशा ही अपना वेतन उसी के हाथ में रखा है। उसने कभी अपने अधिकार के लिए चंदा ने मुंह नहीं खोला। और एक निमकी है, अभी 19 वर्ष की भी नहीं हुई है, पर सबसे हर वक्त जवाब तलब करती रहती है। दोनों बच्चों के स्वार्थ में उनके आराम, उनके रूटीन में जरा भी विघ्न नहीं आना चाहिए। शायद नए युग के लोग लड़कर ही अपना अधिकार हासिल कर पाएंगे। चलो, युग के साथ चलना तो सीख रहे हैं वे लोग, पर चंदा जैसे का इस युग में कहाँ स्थान? क्यों इतनी मौन रहती है? वह किस उसके लिए यह हर बार राधा को कमर कसनी पड़ती है। तभी डॉक्टर शर्मा की पुकार सुनाई दी। अरे चंदा, कहाँ हो? निमकी, केशव, कहाँ हो तुम सब? कोई नजला, कोई जुकाम,
वर्षों पहले बाके को किडनी का स्टोन की तकलीफ हुई थी। उसी के सिलसिले में डॉक्टर शर्मा इस घर में प्रवेश हुआ था। पास में ही रहते थे, कभी सैनिक अस्पताल में थे। घर में बड़ों या बच्चों की कोई भी बीमारी हो तो हमेशा उन्हें ही बुला लिया जाता। धीरे धीरे वे इस घर के सदस्य जैसे बन गए। दोनों परिवारों में भी सामाजिक संबंध हो गए थे। वे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे। वहाँ से छुट्टे ही अक्सर वे यहाँ आ बैठते थे और भाभी एक गरम गरम चाय हो जाए कह सोफे पर पसर जाते थे। इस मरीज ने यह तमाशा किया, उस वार्ड बॉय ने किसे कैसे तंग किया, किस नर्स का किस डॉक्टर से क्या संबंध है, सब कुछ नाटकीय ढंग से बताते जाते और बच्चों से लेकर बड़ों तक का हंसा हंसा कर दम भर देते। निमकी तो बचपन से ही मानो उनकी दुम थी। जब ये आते बस उन्हीं से चिपकी रहती। अब बड़ी हो गई है, हजार काम है उसको, पर अब भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुछ देर के लिए तो जरूर ही आ बैठती है उनके पास। कोई नजला नहीं, कोई जुकाम नहीं, वह हमेशा यही उत्तर देती रही। लेकिन आज बोली, बुआ से आप उन्हें कमरे में मिल लीजिए। भाई ऐसी क्या बात हुई है कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा? तबीयत तो ठीक है ना? उन्होंने पूछा। वर्षों से इस परिवार में आना जाना है, अब रिटायर हो चुके हैं, पर कभी भी उन्होंने चंदा के कमरे में कदम नहीं रखा है। हाँ, जब भी आते हैं एक नज़र उसे देखते की ख्वाहिश उनकी आवश्यकता होती है। पहले जब वह जवान थी तो कभी कभी पर्दे की आड़ से छिपकर उनके नाटकीय वर्णनों को सुना करती थी। एक अदृश्य शक्ति से उन्हें एकदम पता चल जाता था कि कब वह उन्हें सुन रही है। वे कुछ सहज हो जाते थे, कुछ और हंसी मजाक करके उसका वर्णन में जान डालने की कोशिश करते, मानो चंदा को खुश करके उन्हें तृप्ति मिलेगी। जब चंदा चली जाती तो उन्हें पता चल जाता और उनकी बातें भी खत्म हो जाती और फिर वे चले जाते। तब वे बाल बच्चे वाले थे। घर में माँ थी, दो बहनें थी, पत्नी, बच्चे थे, बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने चंदा से चाहा भी कुछ नहीं था। उसकी उदास जिंदगी में थोड़ी खुशी भरना चाहते थे बस। अब माँ पत्नी पर लोग सुधार गए चुकी थीं। बच्चे बहनें अपनी अपनी गृहस्थी में सुखी हैं। कोई यहाँ कोई वहाँ जा बसा है। बेटे विदेश में बस चुके हैं। अब ये नितांत अकेले हैं, रिटायर हैं, पर स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। उनके परिवार के नाम पर बाकी के परिवारजन हैं, रोज ही आने लगे हैं यहाँ आजकल। लेकिन अभी भी चंदा सामने नहीं आती। यदि पड़ भी जाती है तो अभिवादन भर कर लेती है, मुस्कुराकर, सिर हिलाकर या हाँ ना में उनके सवालों का जवाब देती है और वापस चली जाती है। डॉक्टर शर्मा राधा से अक्सर पूछ लेते हैं, और चंदा कैसी है? कोई नज़ला, कोई जुकाम? राधा हंसती, नहीं ठीक है। वह उसे नज़ला जुकाम की फुर्सत कहाँ। आजकल उसके स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं, कुछ ट्यूशनें भी घर में लेनी शुरू कर दी है उसने। आजकल बड़ियाँ बनाने में लगी है या आजकल स्वेटर बुनने में व्यस्त है, आदि आदि। जैसी चंदा की सेकंड सेकंड की खबरें राधा से उन्हें मिलती रहती। कभी वे मैगजीन ले आते, उपन्यास ले आते उसके लिए, बस इतना ही और कुछ नहीं। दुखिया को एक काकीपन से कुछ तो मुक्ति मिल जाए, अपने दायरे में ही रहकर जितना हो सके सुख बटोर ले, बस यही इच्छा थी उनकी। कोई नजला नहीं, कोई जुकाम नहीं, पर बुआ से आप आज उनके कमरे में मिल ही लीजिए, निमकी चमक कर कह रही थी। भाई ऐसी क्या बात है कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा? तबीयत तो ठीक है ना? आप वहाँ जाइए तो पहले, तभी तो पता चलेगा। निमकी ने जोड़ा। राधिका भाभी, बात क्या है? क्या बहुत बीमार है वह? उस तरफ जाते जाते डॉक्टर शर्मा बोले। पीछे से राधिका आ गई, कुछ रास्ता रोकते हुए बोली, नहीं दीदी एकदम ठीक है। निमकी शरारत कर रही है। अरे एक लेडी के कमरे में बिना इजाज़त जाने को कह रही है, आखिर माजरा क्या है? उन्होंने पूछा। क्या बिना इजाज़त वहाँ नहीं जा सकते आप? निमकी ने आश्चर्य प्रकट किया। एकदम नहीं, आखिर जेंटलमैन हूँ मैं। कायर है आप कायर? डरते हैं बुआ से? निमकी ने चैलेंज किया।
ओके जाता हूँ, डॉक्टर बोले और चंदा के कमरे में द्वार पर खड़े होकर दरवाजा खटखटा कर अंदर आने की आज्ञा मांगी। फिर थोड़े रुक कर उन्होंने भीतर प्रवेश किया। साथ ही राधा और निमकी भी पीछे पीछे घुसी। देखा उनकी तरफ पीठ करके वे खिड़की के पास खड़ी है, शायद रो भी रही है। क्या हुआ? डॉक्टर ने राधा से फुसफुसा कर पूछा। सलवार सूट की तरफ इशारा करके राधा बोली, परिवार के सब लोग ने बड़ा मजाक उड़ाया है इनका। मैंने समझा बुझा दिया था, अब निमकी की नासमझी से फिर बिफर पड़ी है। ये शायद उलटे पैर डॉक्टर शर्मा बाहर निकल गए। निमकी भी बाहर आ गई, बोली, डर गए ना डॉक्टर चाचा? अम्भीर हो गए है कर डॉक्टर शर्मा बोले, हर एक आदमी की अपनी प्राइवेसी होती है, उसको तोड़ना अनुचित ही नहीं बल्कि शर्म की बात भी है। जब उचित समझेगी और मुझे यदि उपयुक्त समझेगी तो खुद ही बातचीत करने के लिए बाहर आएगी। आपका यह संदेह मैं उन्हें दे आऊं, वे तो बाहर आने से न रही। तुम जाओ निमकी, अपना काम करो, आज कोई गपशप। आज मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, इसीलिए आज गपशप नहीं। अनजान सी कुछ देर खड़ी रहकर निमकी वापस लौट गई। डॉक्टर शर्मा की आवाज़ सुनते ही जो रुलाई फूट पड़ी थी, उसने चंदा लाज से गड़ी जा रही थी। लेकिन जब वे दरवाजे से लौट गए तो अचानक उसने उनके प्रति बड़ी कृतज्ञता का अनुभव किया। बाहर जाकर मानो उन्होंने उसे एक बड़ी शर्म से बचा लिया। अब बाहर वे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्यों? राधा उसे कमरे में अकेला छोड़कर जा चुकी थी। चंदा अनिश्चित दशा में कुछ देर चुप खड़ी रही, फिर पानी से मुंह धोकर रसोई में राधा के पास आ बैठी। चाय का कप उसे पकड़ाकर राधा ने कहा, जाओ डॉक्टर साहब को दे आओ। मैं हाँ, क्यों? इन कपड़ों में यदि कपड़े बदलने जाओगी तो न चाय पीने के काबिल बचेगी और न तुम चाय लेकर जाने के काबिल बचोगी। भाभी, क्या कह रही हैं आप? कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो कुछ पीछे छोड़कर ही बढ़ते हैं। इसी तरह कुछ धारणाएं टूटती हैं तो कुछ बनती भी हैं। अब सलवार सूट पहनकर आगे बढ़ी हो तो बैठक में जाकर चाय पेश करना भी सीखो। चाय की ट्रे लेकर धीरे धीरे कदम बढ़ाती, सिर झुकाए चंदा ने जब बैठक में प्रवेश किया तो सोफा छोड़कर डॉक्टर शर्मा अदब से मिलिट्री कायदे के अनुसार खड़े हो गए और तब खड़े रहे जब तक चंदा सोफे पर बैठ नहीं गई। मैं डॉक्टर शर्मा हूँ, बिहारी परिवार का फैमिली डॉक्टर। उन्होंने अपने आप को परिचित कराया। पीछे पीछे राधा भी कमरे में आ गई। हंसकर उसने अपनी ननद का परिचय डॉक्टर से करवाया। बहुत दिनों से आशा लगा रखी थी कि तुम्हें कभी नज़ला या कभी जुकाम हो तो मुझे याद किया जाए, लेकिन हमेशा मुझे निराश ही हाथ लगी। चंदा सिर झुकाए मुस्कुराती रही। मैं बातें किए जा रहा हूँ, तुम कोई जवाब ही नहीं देती। यह तो बड़ा जुल्म है। चंदा जानती थी कि डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण है, शायद इसीलिए वह सदैव अपने को उनसे दूर रखती आई थी। आज भी वह ठीक उनके सामने बैठी चुंबक के सामने पड़े लोहे की तरह छटपटा रही थी कि बाके ने कमरे में प्रवेश करके खामोशी तोड़ दी। क्या मौके पर आए हो? डॉक्टर साहब बोले। मैं चंदा के साथ सामने पार्क में घूमने जा ही रहा था। डॉक्टर साहब अब उठ खड़े हो चुके थे। अब आ ही गए हो तो तुम भी इसका इजाज़त लेता हूँ। पी कर आए हो? आश्चर्य से बाके बोले। भले घर की स्त्रियां क्या पराए मर्दों के साथ घूमने जाती हैं, जानता था तुम यही कहोगे। डॉक्टर साहब हंस पड़े। आज उन्होंने पहली बार सलवार सूट पहना है बाहर घूमने के लिए, तो इन्हें निकलना ही है। तुम तो लेकर जाओगे नहीं, तुम्हें छोड़कर भाभी जाएंगी नहीं। बच्चे दोनों पहले से ही अपने अपने ग्रुप के साथ वहां पहुंच चुके होंगे। अब कौन बचा है? मैं ही। चंदा शर्म से गड़ी जा रही थी। वह कमरे से बाहर जाने के लिए खड़ी हुई। डॉक्टर बोले, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत जच रहा है तुम पर यह सलवार सूट। घूमने तो हम लोग साथ चलेंगे ही, चाहे इसके लिए मुझे बाके को साला ही क्यों न बनाना पड़े।
एक बार फिर सब सकते में आ गए। बाहर की ओर जाते जाते चंदा के कदम थम गए। सोचने लगी, कहीं यह उसका कोई दूसरा मजाक तो नहीं है। पर नहीं, डॉक्टर शर्मा चंदा को एक कदम नजदीक आ खड़े हुए। चंदा, क्या मुझे अपने जीवन साथी चुनना स्वीकार करोगी? एक भयभीत सी नज़र चंदा ने अपनी भाभी पर डाली। राधा बोली, डॉक्टर बाबू, उनके भैया से तो पहले इजाज़त ले लीजिए। अरे वह साला क्या इजाज़त देगा? साला है ना, इजाज़त तो मुझे चंदा की ही लेनी चाहिए। हम दोनों बालिग हैं, इजाज़त न देगा तो भाग निकलेंगे। यह गली छोड़कर दूसरी गली में बस जाएंगे। कोई कुछ बोले उससे पहले ही आगे बढ़कर राधा ने डॉक्टर साहब के हाथ में चंदा का हाथ रख दिया। इस घटना के अरसे बाद तक निमकी उस सलवार सूट के करामाती किस्से सुनाती रही। जब भी उसकी किसी सहेली के लिए रिश्ता आता, निमकी को सलवार सूट ही पहनाने की सलाह देती। देखो, सलवार सूट की वजह से तो मेरी 51 वर्षीय बुआ के हाथ पीले हुए हैं। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी?